नमस्कार दोस्तों, आज फिर हम एक वीडियो के माध्यम से सीटेट के प्रीवियस ईयर प्रश्नों के संकलन के साथ प्रस्तुत हुए हैं। आप अगर इस वीडियो सीरीज को कर लेते हैं तो सीटेट तो निश्चित रूप से आप पास कर ही लेंगे, साथ में एक बेहतर शिक्षक भी बन पाएंगे। और अगर आपका टीचिंग से कोई वास्ता नहीं है फिर भी आप पेरेंट्स ज़रूर होंगे, तो आप अपने बच्चों के साथ एक मनोवैज्ञानिक व्यवहार कर सकेंगे। आजकल विद्यालयों में उनके साथ किस तरीके से ट्रीट हो रहा है उसको आप समझ सकेंगे। आपके बच्चों के साथ मनोवैज्ञानिक तरीके से तो कार्य नहीं हो रहा है, जिससे कि उनका मानसिक विकास प्रभावित हो रहा है, आप ये समझ सकेंगे। तो यह वीडियो सबके लिए महत्वपूर्ण है, मेरा मानना है। समझते हैं। निम्नलिखित को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। अभिप्रेरित शब्द का मतलब है प्रेरणा से। प्रेरणा से मतलब है कि आप जिस व्यक्ति को, जिस चीज़ को देख करके आप प्रेरित होते उसको कहते प्रेरक। जैसे भूख है, भूख आपको किसके लिए प्रेरित करती है? खाना खाने के लिए। प्यास किसके लिए प्रेरित करती है? पानी पीने के लिए। उसी तरीके से जो जीवन के अन्य प्रेरक हैं वो ये तो हो गए आंतरिक, एक तरीक़ा से आवश्यक, चाहे कोई भी हो, वो पानी और रोटी आंतरिक प्रेरक हो गई। अब बाहरी प्रेरक हैं, जैसे आपने किसी व्यक्ति को देखा, आपने मान लो तुम्हारे गांव में डीएम साहब आए निरीक्षण करने, आपने देखा कि उनके तरफ एक ड्राइवर, क्लीनर, चपरासी, अर्दली सारे लोग थे, तो आप उन्हें देख के प्रेरित हुए और आपने भी सोचा कि हम भी इसी तरीके से बने, और आप उस लक्ष्य को खोजकर अपनी पढ़ाई में लग गए। तो ये प्रेरणा हुई। आपने देखा कि किसी ने अनैतिक तरीके से धन कमाया है, तो आप भी उससे प्रेरित हुए और आप भी अनैतिक कार्यों में संलिप्त हो गए, तो ये भी प्रेरणा हुई। तो प्रेरणा का मतलब है कि किसी चीज़ को देखकर, इन्फ्लुएंसर जो आप देखते हो ना आजकल जो चलते हैं कि फलाने सिंह वो यूथ इन्फ्लुएंसर हैं, एलविश यादव, तो ये क्या है? प्रेरक हैं। इनको देख के युवा प्रेरित हो रहे हैं, वो जो कर रहे हैं उन्हें देख रहे हैं, तो वो इन्फ्लुएंस, मतलब उसी को प्रेरणा कहेंगे। तो अब इस प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रेरित शब्द से परिचित हो गए होंगे। निम्नलिखित में को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जा सकता है। नंबर 1, शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य। उपचारात्मक कार्य का मतलब है, देखो, निदान और उपचार दो शब्द हैं। एक तो है निदान और दूसरा मिलेगा आपको सीटेट में देखने को उपचार। निदान का मतलब है समस्या का पता लगाना, उपचार का मतलब है समस्या को दूर कर देना। तो ऑप्शन ये कह रहा है कि शिक्षक द्वारा किया गया उपचारात्मक कार्य क्या प्रेरित शिक्षण का संकेत है? नहीं। विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, बिल्कुल ये होगा ऑप्शन। अगर कोई विद्यार्थी प्रश्न पूछ रहा है तो वो प्रेरित है। विद्यार्थी किसी न किसी तरह से वो मोटिवेटेड है जो प्रश्न पूछ रहा है। एक विद्यार्थी जो शांत बैठा हुआ है, उसे कोई मतलब नहीं है, पढ़ा रहे वो पढ़ रहा है, नहीं बता रहे तो नहीं सुनना है, बैठा है तो बैठा है, पढ़ने आ रहा है, इच्छा है तो आ रही, नहीं तो नहीं, तो उसका मतलब उसमें प्रेरणा की कमी है। एक विद्यार्थी जो कि प्रेरित है, जिसने किसी को अपना आइडियल मान रखा है, जो किसी से इन्फ्लुएंस है, मान लो डीएम साहब आए थे उसके गांव में, उसने भी सोच लिया उसी दिन मुझे भी डीएम बनना है, तो वो इन्फ्लुएंस है, प्रेरित है, तो इसलिए वो कक्षा में प्रश्न पूछेगा और उन सभी प्रश्नों के उत्तर खोजना चाहेगा जो कि एक अधिकारी बनने के लिए आवश्यक है। तो विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना प्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी के दो ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। कक्षा में एकदम खामोश, बिल्कुल नहीं होगा। अगर खामोश बैठा हुआ विद्यार्थी तो वो प्रेरित कहाँ है? कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, ये भी नहीं है। सबसे ज़्यादा सही विकल्प होगा दूसरा, विद्यार्थियों का प्रश्न पूछना। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है प्रश्न। ये देखो, मैंने बोला ना सभी के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे माता पिता हों चाहे शिक्षक हों। प्रश्न है कि कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती। एक कोई बच्ची है कृतिका, जो कि अपने घर पर ज़्यादा बात नहीं करती, लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बात करती है, यह दर्शाता है।
एक कोई बच्ची है कृतिका, जो कि अपने घर पे ज़्यादा बात नहीं करती, शांत रहती, लेकिन विद्यालय में वह खूब बात करती। जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि एक हमारे विद्यालय में एक बच्चा पढ़ने आया था, जिसके चाचा जी ने ये कहा था कि ये घर पे तो खूब बात करता है, किंतु यह विद्यालय में बात नहीं करता। तो ये देखो प्रश्न भी आ गया कि कृतिका घर पे ज़्यादा बात नहीं करती किंतु विद्यालय में बात करती है। अब इस ऑप्शन को पढ़ेंगे कि शिक्षकों की मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें। ऐसी बात तो नहीं है, शिक्षक ये थोड़ी चाहते हैं कि बच्चे खूब बातें ही करते रहें, नहीं। अगला है, कृतिका को अपना घर बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये भी नहीं है, बिल्कुल पसंद नहीं होगा कृतिका को घर, तो वो घर रहेगी क्यों, है ना। अगला है, उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। ये बिल्कुल सही है। आप बात कहाँ करेंगे, जहाँ आपकी बात को मान्यता मिले, आपके विचार जो आप प्रस्तुत कर रहे हो उनको समझा जाए, सुना जाए, वहीं तो बात करेंगे। जहाँ आपको कोई सुनने के लिए तैयार ही नहीं है, क्या वहाँ आप बात करेंगे। तो ये विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आपका बच्चा बात नहीं कर रहा, इसका मतलब ये है कि उसके आप इंटरेस्ट को नहीं जान पा रहे, उसके विचारों को मान्यता नहीं मिल रही है, उसके विचारों को समझा नहीं जा रहा, इसलिए वो बात नहीं कर रहा है। और अगला प्रश्न पढ़ेंगे, विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है। ये भी गलत है। खूब अत तो हर चीज़ की बुरी होती है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। आप बच्चों को दबावपूर्ण माहौल न दें, उनको एकदम प्रफुल्लित खुशनुमा माहौल दें, जिसमें वो अपने विचारों को व्यक्त कर सके, चाहे घर हो या विद्यालय हो। आप अगर विद्यालय जाते हैं और आपको वहाँ आपके बच्चे खेलते हुए मिलते हैं, तो आप ये ना समझें कि विद्यालय में कोई पढ़ाई नहीं होती है। खेल शिक्षण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। गार्जियंस के लिए ये बात मैं कह रहा हूँ, ठीक है। अगला विकल्प प्रश्न पर चलते हैं। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबद्ध है। मतलब एक शिक्षक को, जैसे तुम्हारे विद्यालय में 20 विद्यार्थी हैं, तो प्रत्येक की क्षमताओं का, किनकी कितनी क्षमता है, उस क्षमताओं को आपको ज़रूर समझना चाहिए। अब ये किस चीज़ को दर्शाता है, सामाजिक दर्शन नहीं, सामाजिक दर्शन नहीं होगा। मीडिया मनोविज्ञान नहीं, शिक्षा मनोविज्ञान ये सही होगा, शिक्षा मनोविज्ञान वाला सही होगा। शिक्षा शास्त्र ये भी गलत होगा। जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो ये कहता है कि आपको अपने सभी विद्यार्थियों की क्षमताएं समझनी चाहिए और उन क्षमताओं के अनुसार उनके उपलब्धि स्तर उनके लिए आपको रखना चाहिए। अब जैसे कोई प्रतिभाशाली बालक है, उसको 100 में से आउट ऑफ 100 का आप लक्ष्य रख सकते हैं। एक एवरेज छात्र के लिए आप 100 में से 70% का लक्ष्य रख सकते हैं। एक मंद बुद्धि बालक के लिए या एक सामान्य बुद्धि वाले बालक, सामान्य से नीचे स्तर वाले बालक के लिए आप उपलब्धि स्तर उससे कम रखेंगे। तो ये शिक्षा मनोविज्ञान बताता है कि आपको हर बच्चे की क्षमताएं पता होनी चाहिए कि जाकि इस क्षमता कितनी है, ये कितना कर सकता है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न में, प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। अच्छा, पहले तो मैं ये बता दूं प्रतिभाशाली कौन होता है। प्रतिभाशाली बालक वे होते हैं जिनकी बुद्धि लब्धि 140 से अधिक होती है, उनको हम कहेंगे प्रतिभाशाली बालक, उच्च बुद्धि लब्धि वाले बालक। देखो 50% सामान्य बच्चे होंगे और 50% होंगे, वो 2% बच्चे होते हैं जो प्रतिभाशाली या एक्स्ट्रा हैं। मतलब सिर्फ 2% बच्चे असाधारण होते हैं। असाधारण में वो प्रतिभाशाली भी हो सकता है, वो मंदबुद्धि भी हो सकता है, और सारे बच्चे कैसे आपके साधारण होंगे, जिनके लिए उपलब्धि स्तर आपको सामान्य रखना है। प्रतिभाशाली के लिए उपलब्धि स्तर अलग रखना है, सामान्य बुद्धि के लिए नॉर्मल जो रखना है, और जो मंद बुद्धि है उसके लिए अलग रखना है।
तो ये कह रहे हैं कि प्रतिभाशाली होने का संकेत कौन सा नहीं, प्रतिभाशाली मतलब बहुत हाई बुद्धि वाला, जो एकदम कैचिंग पावर अच्छी है, एकदम चीज़ों को पकड़ लेता है, वो प्रतिभाशाली बालक होगा। उसके लिए क्या नहीं है, दूसरों से झगड़ा करना प्रतिभाशाली बालक की क्या संकेत है, नहीं। अभिव्यक्ति में नवीनता, अभिव्यक्ति में नवीनता हो सकती है, जिज्ञासा हो सकती है, सृजनात्मकता हो सकती है। तो कौन सा नहीं है, विकल्प नंबर 1 उत्तर होगा, बाकी के ये सब हैं तो ये गलत हो जाएंगे। समझ रहे? प्रतिभाशाली बालक की संकेत है कि वो अभिव्यक्ति में नवीनता होगी, मतलब वो अपनी चीज़ें, जो जैसे तुमने किसी प्रश्न का उत्तर पूछा तो उसमें नई नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करेगा, अपना दिमाग लगाएगा। जिज्ञासा, किसी भी चीज़ को जानने की उसके अंदर जिज्ञासा होगी। सृजनात्मकता, कार्य को अपने तरीके से करने के, वैज्ञानिक तरीके से करने की कोशिश करेगा, तो उसमें सृजनात्मकता भी होगी। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। विशेष आवश्यकता यानी कि ऐसे बच्चे जो अक्षम हैं, यानी कि कोई विकलांग है, दिव्यांग है, या किसी दृष्टिबाधित है, या कोई श्रवण बाधित बालक है, सुनाई नहीं देता है, दिखाई नहीं देता है, या विकलांग है, तो इन्हें शिक्षा, या मंदबुद्धि है, तो इन्हें शिक्षा कैसी देनी चाहिए? विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धति द्वारा, विशेष विद्यालयों में शिक्षकों द्वारा, अन्य सामान्य बच्चों के साथ। बेटा इसमें जो प्रश्न का उत्तर होगा वो होगा अन्य सामान्य बच्चों के साथ। ये भी गलत होगा, ये भी और ये भी। क्यों गलत होंगे? अगर आप उनको विशेष तरीके से शिक्षा देंगे तो उन बच्चों के मन में हमेशा एक चीज़ रहेगी कि हमें कोई कमी है, हमें कोई समस्या है, हम अपने सामान्य बच्चों के साथ नहीं बैठ पा रहे हैं, हम मंदबुद्धि हैं, इसलिए सर ने हमें अलग सेक्शन में डाल दिया है, हम कभी अच्छा कर नहीं पाएंगे। ये उनके दिमाग में हमेशा चलता रहेगा। तो उन्हें आपको सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा देनी है, और मनोवैज्ञानिक ढंग से उनको पता भी न चले, उनके लिए उपलब्ध स्तर अलग रखो, उन्हें सामान्य बच्चों के साथ बिठाओ, खिलाओ, सारी चीज़ें करवाओ, और उनको शिक्षा भी दो उन्हीं के साथ बिठा। समझ रहे? उन्हें विशेष, अगर किसी भी बच्चे, चाहे प्रतिभाशाली, उसे भी आप विशेष का दर्जा दोगे तो वो भी गड़बड़ हो जाएगा। मंदबुद्धि, उसको विशेष का दर्जा दोगे तो वो भी अपने आप में गिलानी फील करेगा, ये बिगड़ जाएगा, ये समझेगा मैं तो प्रतिभाशाली, मैं तो सब 2 मिनट में सब कुछ कर लूँगा। ये निम्न स्तर के बालक है, उसके अंदर में ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है? तो सामान्य बच्चों के साथ आपको विशेष रूप से उसको समझिए, अपने अंदर चीज़ों को रखना है कि ये विशेष बालक है, इसके लिए हमें क्या क्या करना है, किंतु आप उसको फील नहीं कराएंगे कि तुम विशेष हो। ठीक है? अगले प्रश्न पर जाएंगे। निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह से सक्रिय सदस्य बन जाते हैं? देखो, समवयस्क माने होता है कि बराबर के साथी, क्लासमेट, समवयस्क। तो इसमें क्या पूछा गया है कि किस उम्र में बच्चे अपने समवयस्कों के साथ समूह के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं? सबसे पहली अवस्था है शैशवावस्था। कौन सी है? शैशवा अवस्था। ये होती है 0 से 2 वर्ष। इसमें बच्चा पूरी तरीक़ा से माँ पे निर्भर होता है, तो इसमें तो समवयस्कों का सक्रिय सदस्य बनने का प्रश्न ही नहीं उठता है। पूर्व बाल्यावस्था 3 से लेकर के और 5 साल तक की पूर्व बाल्यावस्था से पहले की अवस्था। इसमें भी मम्मी ने अगर कह दिया उस बच्चे के साथ नहीं खेलेगा तो खेलने नहीं जाएगा, और मम्मी ने कहा उनके साथ खेलो तो उनके साथ खेलेगा। ठीक है? तो यानी यहाँ भी अपने पेरेंट्स की बात मानना है, उन्हीं की हिसाब से उसके सामाजिक संबंध होंगे। जैसे भी बताइए, ऐसे बच्चन के साथ बैठो तो उन्हीं के साथ बैठेगा, तो कहीं इनके साथ मत बैठिए तो इनके साथ बच्चा नहीं बैठेगा, नहीं खेलेगा। तो यहाँ भी माता पिता का कंट्रोल है। उसके बाद आ गया बाल्यावस्था। बाल्यावस्था कितने से होती है? 7 से लेके 12 तक। यहाँ भी माता पिता के ही हिसाब से उसके सामाजिक संबंध होंगे। अगर उसकी मम्मी कहेंगी कि उनके बच्चे अच्छे नहीं हैं, उनके पास मत खेलने जाया करो, तो बच्चा खेलने नहीं जाएगा, या डांट पिटाई लगा दोगे। उसके बाद आती है बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था। किशोरावस्था में बालक हो जाता है 16 साल का। अब ये अपने साथियों के साथ सक्रिय सदस्य बनेगा। साथी ने फ़ोन कर दिया आ जाओ, तो घर से बाइक उठाएगा और चला जाएगा। मम्मी मना करेंगी तो उनकी बात नहीं मानेगा, उनसे विद्रोह करेगा, लड़ाई झगड़े करेगा।
तो ये जो किशोरावस्था में क्या होता है कि बच्चे अपने समूह के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं। भाईचारा, मित्रता ऑन टॉप चलती है इनकी, ठीक है ना। लेकिन इसी अवस्था को हमें समझना है कि इसमें ये सक्रिय सदस्य बनेंगे तो ऐसे ग्रुप के सदस्य बने जो कि इनके लिए इनके वेलफेयर में रहे, जो ग्रुप इनके लिए अच्छे काम करे, जिसमें असामाजिक बच्चे, असामाजिक तत्व शामिल ना हो। तो हमें ये समझना होता है कि किशोरावस्था को स्टैनली हॉल ने कहा है कि दबाव, तूफान, संघर्ष की अवस्था कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि इस अवस्था में बच्चे अपने माता पिता की बात का पालन नहीं करते, विद्रोह करते हैं, शारीरिक परिवर्तन होते हैं, हार्मोनिक चेंज होते हैं। तो उसके कारण उनमें किसी भी चीज़ के लिए रोकने पर उन्हें विद्रोह की भावना व्याप्त होती है। तो इस अवस्था को उस तरीके से लें कि उनको आराम से, प्यार से समझाएं, न कि उनकी तुरंत उन पे कोई कड़ा एक्शन ना लें, ठीक है। तो इस किशोरावस्था में सक्रिय सदस्य बन जाते हैं। थैंक यू।